आज बात करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा? पार्ट फर्स्ट में हमने समझा था कि ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है क्या, तो क्या है जल्दी से बताओ। अरे भाई, ये ऐसे आंदोलन थे जिसके अंदर सामाजिक कुरीतियों को तो कम किया गया और साथ ही साथ भारत के गौरवशाली अतीत को बढ़ाया गया। दोनों चीजें हो गई। अच्छा, इनके कोई कारण थे? तो हाँ भाई, इनके बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे हमने देखे कि धर्म प्रचारक, अंग्रेजी शिक्षा, मध्यम वर्ग का क्या रोल था, सामाजिक पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का क्या रोल था। आज हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में समाज सुधारकों के बारे में, जो इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के पीछे थे, जिनके कारण ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के। अच्छा, समाज सुधारकों के बारे में एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो हम सारे समाज सुधारकों में देखेंगे। क्या पैटर्न है कि भाई, पहले तो हम एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कोई संगठन अगर उन्होंने बनाए, और धार्मिक, सामाजिक और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पे अगर उन्होंने कोई सुधार किए हैं तो उनको हम इन क्लास के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन रॉय का एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। पहली चीज तो ये कि वो, उनका ताल्लुक था बंगाल से, उनका जन्म हुआ राधानगर बंगाल में। वो बड़े ही प्रसिद्ध जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे और साथ ही साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा, जन्म कहां पे हुआ, तो राधानगर बंगाल में। दूसरी, वो बड़े ही बहुभाषी इंसान थे, उनको बड़ी भाषाओं का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए भाषाविद कहा गया उनके लिए। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो भाई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बांग्ला तो थी, साथ ही साथ उन्हें हिब्रू और लैटिन का भी ध्यान था। अच्छा, जब राजस्थान की बात हम करते हैं ना, तो राजस्थान का हर एक आदमी जो है ना, वो अपने आप में भाषाविद है। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो वो जानता ही है, साथ साथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, 100 किलोमीटर की दूरी नापोगे तो एक अलग भाषा से आपका मनोरंजन हो सकता है। तो भाषाविद वाला पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरी है इनकी उपाधियां, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए दिन एग्जाम्स में इनकी उपाधियों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या क्या है उपाधियां? पहली इंपॉर्टेंट उपाधि है भारतीय पुनर्जागरण के जनक। अरे भाई, सामाजिक तौर पे सोए हुए समाज को जगाने की जिम्मेदारी ली किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। इसी वजह से इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। लेकिन अगर विश्व पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाएगा, तो कहा जाता है पेट्रार्च को। पेट्रार्च को, ठीक है, पेट्रार्च को। चलो ठीक है, अब वापस अपन अपने राजा राम मोहन रॉय के साहब के बारे में आ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधुनिक भारत का पिता, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। अरे भाई, मिडेवियल टाइम की, यानी मध्यकाल की जो सामाजिक कुरीतियां थी, उनको कम करने के बाद आधुनिक युग में कदम रखने वाले पुरुष को ही हम कहेंगे आधुनिक भारत का पिता। क्लियर है यहां तक बात? तीसरी उपाधि की तरफ चलते हैं। तीसरी उपाधि है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्यों कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? क्योंकि इन्होंने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीय तौर पे राजनीतिक चेतना जगाई, राजनीतिक चेतना जगाई, और उससे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी वजह से इनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्लियर है? और चौथी इनकी उपाधि है अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। तो चार इंपॉर्टेंट उपाधियां क्लियर है। ये जो आधुनिक भारत का पिता है और साथ ही साथ भारतीय पुनर्जागरण का जनक है, इसके ऊपर तो आए दिन क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका नौकरी के बारे में। इन्होंने अपने समय से 10 वर्ष तक EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंशिफ के तौर पे इन्होंने काम किया और उसके बाद सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में आगे लग गए। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कौन कौन से सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, तो भैया जाति प्रथा का विरोध किया, साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहुपत्नी विवाह के तौर पे जो सामाजिक कुरीति है उसका विरोध किया। लेकिन सती प्रथा के पीछे इन्होंने बड़े ही प्रयास किए जिससे सती प्रथा जो है वो पूरी तरीके से हट जाए, और बाद में एक एक्ट के थ्रू ये प्रथा हट भी गई। लेकिन क्या कारण था जिस वजह से इन्होंने सती प्रथा के पीछे इतना विरोध किया? देखो भाई, सती प्रथा ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर देखा जाए तो बड़ी खराब है, लेकिन साथ साथ इनका पर्सनल रीजन भी था। क्या था वो रीजन? इनके भाई का नाम था जगमोहन। जगमोहन की जो वाइफ थी यानी इनकी भाभी थी, इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय का ना पालन पोषण किया था। और जब जगमोहन इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तब इनकी भाभी सती हो जाती है, और वो जो एक बड़ी घटना थी उससे इनके दिमाग में सती प्रथा के लिए बड़ा विरोध जन्मा। इसी वजह से इन्होंने सती प्रथा के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसका अन्य धर्मों का अध्ययन। अन्य धर्मों का अध्ययन। अच्छा, अन्य धर्मों का अध्ययन कैसे? भाई ये हिंदुइज्म से बिलीव करते थे, हिंदू एज अ धर्म के तौर पे सनातन धर्म को ये मानते थे, लेकिन
इन्होंने अन्य धर्म से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने तौर पे एक्सेप्ट करी। कौन कौन सी थी वो इंपॉर्टेंट चीजें? पहली तो थी इस्लाम के तौर पे। इस्लाम से इन्होंने क्या लिया? इस्लाम से इन्होंने लिया एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, क्लियर है बात? इस्लाम से इन्होंने क्या लिया? एकेश्वरवाद। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें ली थी कि इन्होंने? हाँ भाई ली थी। कौन कौन सी चीजें वो देख लो। अच्छा, इन्होंने ईसाई धर्म से लिया, ईसाई धर्म से इन्होंने लिया उनका नीति शास्त्र, उनका नीति शास्त्र। जीसस की जितनी भी टीचिंग्स थी उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा सूफीवाद से क्या लिया इन्होंने? सूफीवाद से इन्होंने क्या लिया? सूफीवाद से इन्होंने लिया उसका रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। सूफी जो धर्म है उनसे उन्होंने लिया इसका रहस्यवाद, बोले तो मिस्टिसिज्म। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय की डेथ के ऊपर। राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। कहां पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया राजा राम मोहन रॉय का। अब चलते हैं इनकी किताबों की तरफ। कौन कौन सी थी इनकी इंपॉर्टेंट किताबें? कौन कौन से समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया? 4 बड़ी भाषाओं में। कौन कौन सी? फारसी, अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली। 4 बड़ी भाषाओं में इन्होंने संपादन किया और किताबें और पत्रिकाएं लिखी। सबसे पहले फारसी की बात कर लेते हैं। फारसी में इन्होंने लिखा तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तुहफत उल मुवाहिद्दीन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, इस किताब के अंदर क्या था? तो भैया इस किताब के अंदर इन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है चीजें लिखी। इनका क्या वक्तव्य था मूर्ति पूजा के विरुद्ध, वो इन्होंने बात करी तुहफत उल मुवाहिद्दीन। उसके अलावा फारसी भाषा में इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, एक समाचार पत्र टाइप की चीज चलाई, वो था मिरात उल अकबर। फारसी भाषा की 2 इंपॉर्टेंट किताब और पत्रिकाएं। कौन कौन सी? पहली तुहफत उल मुवाहिद्दीन और मिरात उल अकबर। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं अपन अंग्रेजी में लिखी हुई किताबों की। कौन कौन सी थी अंग्रेजी में लिखी हुई किताब? एक तो थी गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस, जो भी एकेश्वरवाद की बात करती थी, और नेक्स्ट किताब थी प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। इंग्लिश में 2 किताब लिखी, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस, याद करो, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस और प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। मोनोथीज्म को कहते हैं एकेश्वरवाद। प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, अभी बात करी थी ना हमने नीति शास्त्र की, तो जो जीसस की टीचिंग्स थी, जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म में जो इंपॉर्टेंट थी, वो इन्होंने लिखी किताब के तौर पे प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। अब बात कर लेते हैं, अगर इन्होंने हिंदी में कोई किताब लिखी है क्या? हाँ भाई लिखी है। कौन सी इंपॉर्टेंट किताब? वो थी बंगदूत। किताब नहीं बोले तो पत्रिका, एक पत्रिका थी, वो इन्होंने लिखी बंगदूत। हिंदी में लिखी बंगदूत, और बंगाली में कौन सी लिखी? बंगाली में लिख दी संवाद कौमुदी। बंगाली में कौन सी लिख दी? संवाद कौमुदी। और ये संवाद कौमुदी जो थी, ये अपने आप में भारतीयों द्वारा पहली प्रकाशित किताबों में से, पहली प्रकाशित पत्रिकाओं में से एक थी। तो 4 लैंग्वेजेस में लिखी। जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। पहली कौन सी? तुहफत उल मुवाहिद्दीन किताब थी। कौन सी भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। साथ ही साथ इन्होंने फारसी भाषा में एक और पत्रिका चलाई। कौन कौन सी? मिरातुल अकबर। इंग्लिश की बात करें तो गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस। और इंग्लिश में और कोई किताब लिखी? हाँ भाई लिखी। कौन सी? प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। यहां तक क्लियर है? अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में इन्होंने पत्रिका चलाई बंगदूत, और इन्होंने बंगाली में भी पत्रिका चलाई जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बड़ा याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताबों के बाद अपन चलते हैं संगठन की, कि इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए और क्या थी उन संगठन की टाइमलाइन, उसको देखते चलते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने संगठन चलाया उसका नाम था आत्मीय सभा, और वो एस्टेब्लिश हुआ 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा नाम का इन्होंने एक संगठन चलाया। अच्छा, आत्मीय सभा क्या करता था कि भाई सामाजिक जितनी भी कुरीतियां थी उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, समाज से संपर्क साधने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से वो सामाजिक कुरीतियां कम हो जाए। क्लियर है? 1815 में क्या चलाया उन्होंने? आत्मीय सभा। कई कई जगहों पर ही 1814 भी लिखा हुआ होता है, 1814 भी लिखा हुआ होता है। एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 1814 या 1815। कौन सा सभा बनाई? आत्मीय सभा। क्लियर है? जैसे आत्मीय सभा बनाई उसी के 10 साल बाद, प्लस कर दो इसमें 10 साल, 1825 में बनाते हैं ये वेदांत कॉलेज। क्या बनाते हैं? वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज के साथ क्या बनाते हैं? वेदांत सोसाइटी भी बनाते हैं 1825 में। क्लियर है यहां तक बात? वेदांत कॉलेज जो था वो बेस्ड था आपकी वेदांत की फिलॉसफी के ऊपर, बना दिया वेदांत कॉलेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सभा की तरफ। कौन सी बनाई जिससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरा का पूरा राजा राम मोहन रॉय को जो रिफ्लेक्ट करता है, जो लोगों तक पहुंचाने वाली सभा थी, जो लोगों तक पहुंचाने वाला समाज था, वो बना ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज। और वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1828 में। यानी कितने साल बाद?
3 साल बाद 1815 में क्या बनाया, तो भैया आत्मीय सभा बनाई। उसी के 10 साल बाद क्या बनाया, तो वेदांत कॉलेज। और उसके 3 साल बाद क्या बनाया, ब्रह्मो समाज। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई। और ब्रह्मो समाज किसके ऊपर बेस्ड था, एकेश्वरवाद के ऊपर बेस्ड था, वेदांतिक फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड था, ईसाई धर्म के नीति शास्त्र के ऊपर बेस्ड था, सूफिज्म के रहस्यवाद के ऊपर बेस्ड था। इस तरीके से ब्रह्मो समाज जो है वो डेवलप हो गया। यहां तक क्लियर है बात। ब्रह्मो समाज के बाद ना राजा राम मोहन रॉय की 1833 में 1833 में डेथ हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट लोग सीन पर आते हैं जो ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, वो थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। क्लियर है बात। और इसी चीज से इंफ्लुएंस होकर राजा राम मोहन रॉय से प्रभावित होकर 1839 में 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सभा जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। यहां तक क्लियर है। अपन 1839 तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1867 पे। अगर एग्जैक्टली बोले तो 1866-67 में। ऐसा क्या होता है भाई इस ईयर में, क्यों है ये इंपॉर्टेंट ईयर, इस वजह से इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। क्योंकि 1866-67 में ब्रह्मो समाज जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, 2 धड़ों में पूरी तरीके से बट जाता है। उसकी कहानी अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। पर एक और ईयर और सभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक और संगठन या कॉलेज कहें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा हो गया, वेदांत कॉलेज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, इनके बीच में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलेज था। मैंने टाइमलाइन में क्यों नहीं डाला, ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, उन्होंने इसको नहीं बनाया था, लेकिन इसको बनाने के दौरान उनका सहयोग था। वो था 1817 में बना, 1817 में बना कौन सा, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कब बना, 1817 के अंदर। क्लियर है। अच्छा, 1817 में हिंदू कॉलेज बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डेविड हेयर। क्या नाम था, डेविड हेयर। डेविड हेयर ये नाम था उनका, डेविड हेयर नाम था, जो कि डच आदमी थे और घड़ियों का व्यापार किया करते थे, घड़ियां ठीक भी किया करते थे। इन्होंने क्या बनाया, हिंदू कॉलेज, और राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से इन्होंने ये कॉलेज बनाया। क्योंकि खुद राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था, इस वजह से मैंने इस टाइमलाइन में उसको इंक्लूड नहीं किया। अब वापस से आ जाए 1867 पे। 1867, 1866, 67 में ऐसा क्या हो, 1866-67 में ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रह्मो समाज का डिवीजन क्या था, देखो भाई, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के विचारों में बड़ा डिफरेंस आ रहा था। केशव चंद्र सेन ये कह रहे थे कि भाई मैं बनाऊंगा भारतीय ब्रह्मो समाज, मैं बनाऊंगा भारतीय ब्रह्मो समाज, और वो होगा ब्रह्मो समाज से डिफरेंट, जिसमें हम सामाजिक सुधार की तो बात करेंगे ही करेंगे, सामाजिक कुरीतियों की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हम दूसरे धर्मों का भी समावेश करेंगे, दूसरे धर्मों को भी इंक्लूड करा जाएगा। ऑन द अदर हैंड देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भैया मैं आदि ब्रह्मो समाज बनाऊंगा और ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन रॉय के पद चिन्हों पर, राजा राम मोहन रॉय के मार्ग के ऊपर। देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं आदि ब्रह्म सभा, और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन बनाते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। 1866-67 में डिवीजन हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, देवेंद्रनाथ टैगोर के और केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने बात ये की थी कि भाई 1839 में ये तत्वबोधिनी सभा बना देते हैं, तत्वबोधिनी सभा बना देते हैं 1839 में। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर साहब जो है ना वो इसी के साथ साथ तत्वबोधिनी पत्रिका भी चलाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। तो यहां तक चीज क्लियर है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं केशव चंद्र सेन साहब की, केशव चंद्र सेन साहब की, केशव चंद्र सेन साहब की। इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टैब्लिश किया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866-67 में जब डिवीजन हुआ तो केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ बनाया क्या, हाँ भैया बनाया। क्या क्या चीजें बनाई, इसके अलावा इन्होंने एक संगत सभा बनाई, संगत सभा, संगत सभा इन्होंने बनाई। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो काम करती थी स्त्री शिक्षा के लिए,
जो काम करती थी स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन काम करती थी। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके साथ साथ ही केशव चंद्र सेन की वजह से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट जो है वो पारित हो जाता है। 1872 में क्या पारित हो जाता है? सिविल मैरिज एक्ट। अगर कहा जाए कि सिविल मैरिज एक्ट किसकी वजह से पारित हुआ, कौन था उसके पीछे, तो आंसर क्या आएगा? केशव चंद्र सेन, 1872 में। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि 1872 के बाद 1878 में 1878 में केशव चंद्र सेन जो खुद स्वयं तौर पे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, सामाजिक कुरीतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी बेटी की अल्प आयु में कूच बिहार के महाराजा के साथ शादी कर देते हैं। कूच बिहार के महाराजा के साथ शादी कर देते हैं। इसी से उनके अनुयायी नाराज हो जाते हैं और 1878 में जो शादी हुई उसके बाद वो भारतीय ब्रह्मो समाज को तो पूरी तरीके से बहिष्कार कर देते हैं। उसकी जगह अपना ब्रह्मो समाज बनाते हैं जिसका वो नाम रखते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। कौन सा? साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो बातें कर रहे थे उसके खिलाफ जाकर खुद अपनी बेटी की शादी अल्पायु में कर देते हैं। इसको आप इस तरीके से समझो कि भाई आपका कोई ना कोई दोस्त, आपका एक सीनियर जरूर होता है जो ज्ञान बहुत ज्यादा देता है, जब खुद पर आए वो बात तो पता नहीं चल पाती। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की बात करता है लेकिन उनकी 12वीं की मार्कशीट चेक करोगे तो 2-3 सब्जेक्ट में उनके भी विकेट जो है वो गिर चुके होंगे। तो इस तरीके से केशव चंद्र सेन के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे और 1872 में उन्होंने सिविल मैरिज एक्ट जो है वो पारित करवाया। साथ ही साथ 1878 में अल्पायु में शादी करने की वजह से उनकी बेटी की साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन चलते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार। क्या राजा राम मोहन रॉय साहब ने कोई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए हैं क्या? हाँ भैया किए हैं। कौन कौन से देख लो जल्दी से। एक तो पहली बात, इन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। मोनोथीज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया कि भगवान सिर्फ एक ही है। साथ ही साथ में इन्होंने एक ब्रह्म का प्रमाण भी दिया। कहां से प्रमाण दिया? इन्होंने वैदिक फिलोसॉफी से, वैदिक दर्शन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ब्रह्म का प्रमाण भी दिया। क्लियर है बात? अच्छा, और क्या चीज करी इन्होंने? वेदांत दर्शन जो है, वेद प्लस अंत, वेदांत जो दर्शन है उसकी तार्किकता को भी बताया कि बड़ा रेशनल है, बड़ा तार्किक है, विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर बेस्ड है। कौन सी? वेदांतिक फिलोसॉफी। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक बात के ऊपर फोकस किया कि ये जो आडंबर है, भाई धर्म के अंदर जो आडंबर हैं उसका विरोध होना चाहिए, उनको लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन बात कर लेते हैं इनके सामाजिक सुधार की। ये तो हो गए धार्मिक सुधार, अब बात कर लेते हैं इनके सामाजिक सुधार की। देखते हैं कौन कौन से सामाजिक सुधार किए। भाई सामाजिक सुधारक थे तो करे ही होंगे। कौन कौन सा? पहला, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। कौन कौन सी थी वो कुरीतियां? विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। इन चारों बड़ी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर इन्होंने काम किया। और सती प्रथा पे क्यों किया उसकी कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हम राजा राम मोहन रॉय के बचपन की कहानी भी अभी समझ चुके हैं। सामाजिक सुधार, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा को लेकर इन्होंने एक अधिनियम भी बनवाया। कैसे बनवाया, क्या था वो ध्यान से समझो। देखो, सती प्रथा अधिनियम 1829 इसका पूरा नाम देखिए तो अधिनियम 17। 17 को कैसे याद करेंगे कि भाई सती प्रथा से हो जाता है समाज को खतरा, इस वजह से आ गया अधिनियम 17। और कब आया वो? 1829 में, 1829 में। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, राजा राम मोहन रॉय ने जिस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया या उनके प्रयासों से गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम जिसने ये नियम जो है वो लागू करवाया? तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। क्लियर है बात? जिसने, गवर्नर जनरल कौन था जिसने इस अधिनियम को लागू करवाया? कौन सा अधिनियम? अधिनियम 17, 1829 में। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके रीट में, रीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान के एग्जाम से हम सारे क्वेश्चन भी अभी बेसिक क्वेश्चन जो है वो हम करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा भाई, सामाजिक और धार्मिक सुधार हो गए, तो अब अपन सुधारों की बात कर लेते हैं। राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार बोले तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एक एक सुधार को देखें।